नमस्कार। कर्नाटक में एक बार फिर अमृत महोत्सव के मौके पर कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की गई। बिना किसी कारण के, बिना किसी दुश्मनी के एक हिंदू लड़के पर चाकुओं से वार किए गए। दावा यह किया जा रहा है कि माथे पर टीका देखकर लड़के को निशाना बनाया गया, क्योंकि हमलावर किसी हिंदू को निशाना बनाना चाहते थे। इस मामले ने एक बार फिर कर्नाटक की सियासत को गरमा दिया है। अब प्रेम सिंह नाम का यह लड़का जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, अस्पताल में है। मामला कर्नाटक की शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट का है। फिलहाल शिवमोगा में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस भारी संख्या में तैनात हैं। हालात काबू में है, लेकिन माहौल गर्म है। पिछले 2 महीने में यह इस किस्म का तीसरा मामला है, इसलिए लोगों में नाराजगी ज्यादा है। बीजेपी के नेता ईश्वरप्पा ने तो आज यहां तक कि कह दिया कि अब कर्नाटक में हिंदुओं की परीक्षा ली जा रही है। अगर हिंदू सड़क पर उतर आए तो अंजाम बुरा होगा। हालांकि पुलिस ने हिंदू लड़के पर हमले करने के मामले में जबीउल्लाह समेत 4 आरोपियों को पकड़ लिया है। हैरानी की बात यह है कि प्रेम सिंह नाम के लड़के पर चाकुओं से वार करने वाले जबीउल्लाह ने पुलिस की टीम पर भी हमला कर दिया। पुलिस की टीम ने उसके पैर पर गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर प्रेम सिंह पर हमला क्यों किया गया, किसके कहने पर किया गया। क्योंकि लोगों का दावा है कि प्रेम सिंह कर्नाटक का रहने वाला नहीं है। वो फोन का इस्तेमाल नहीं करता, सोशल मीडिया से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उसकी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। वो राजस्थान से कमाई करने के लिए शिवमोगा आया था। कपड़े की दुकान पर हेल्पर का काम करता था। गरीब आदमी है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। तो फिर सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रेम सिंह के माथे पर लगा लाल टीका उसकी जान का दुश्मन बन गया? कर्नाटक में आखिर इस तरह के केसेस क्यों नहीं रुक रहे हैं? और अब प्रेम सिंह पर हमले के बाद कर्नाटक की सियासी पार्टियां क्या कह रही हैं, बात करेंगे आज की बात में। फिलहाल शिवमोगा में हालात काबू में हैं। इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस शिवमोगा में फ्लैग मार्च कर रही हैं। शिवमोगा में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। कर्नाटक पुलिस के 2000 जवान शिवमोगा और उसके पड़ोसी जिले भद्रावती में तैनात किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां भी बुलाई गई हैं। शिवमोगा के एसपी की मदद के लिए अलग जिलों से 3 एसपी और 4 एडिशनल एसपी को बुलाया गया है। सीआईडी की एक स्पेशल टीम को भी तैनात किया गया है, जिससे हिंसा को लेकर सटीक इंटेलिजेंस इनपुट वक्त पर मिल सके। 3 दिन तक धारा 144 भी लगाई गई। पुलिस की सख्ती का असर दिख भी रहा है। कल दोपहर के बाद से शिवमोगा में सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पुलिस को फ्लैग मार्च इसलिए करना पड़ा क्योंकि कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, इस वक्त देश भर में तिरंगा फहराया जा रहा था, उस वक्त शिवमोगा में हजारों लोग सड़कों पर आए। पत्थरबाजी हो रही थी। पुलिस के सामने, पुलिस के साथ झड़प हो रही थी, लाठियां चल रही थी, और ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। दरअसल विवाद एक मॉल में सावरकर की फोटो लगाए जाने से शुरू हुआ। उसके बाद कुछ लोगों ने टीपू सुल्तान के पोस्टर लगा दिए। टीपू सुल्तान के पोस्टर्स फाड़ दिए गए और इसके बाद प्रेम सिंह को कुछ लोगों ने चाकू मार दिया। बवाल बढ़ गया। पुलिस को जो ताकत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बनाने में लगानी थी, वो इन दंगाइयों पर काबू पाने में लगानी पड़ी। जिस वक्त लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस के साथ लोगों की झड़प हो रही थी, बाजार में अफरा तफरी मच गई। बाजार बंद होने लगे, दुकानों के शटर गिरने लगे। 20 साल का प्रेम सिंह भी एक कपड़े की दुकान में काम करता था। प्रेम सिंह भी दुकान का शटर गिराने लगा और उसी वक्त कुछ लोगों ने उस पर चाकुओं से वार कर दिया। प्रेम सिंह का किसी विवाद से कोई लेना देना नहीं था, तो कुछ वक्त पहले ही काम करने के लिए राजस्थान से शिवमोगा आया था। दुश्मनी तो बहुत दूर की बात है। प्रेम सिंह इस इलाके में किसी को जानता भी नहीं है। उसने माथे पर टीका लगा रखा था और बस टीका देखकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। प्रेम सिंह फिलहाल अस्पताल में है, उसकी हालत अच्छी नहीं है। आज कर्नाटक के होम मिनिस्टर अरगा जयेंद्र अस्पताल में प्रेम सिंह को देखने पहुंचे। कर्नाटक सरकार की तरफ से प्रेम सिंह के इलाज का पूरा इंतजाम किया गया है।
चूंकि प्रेम सिंह राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला है, इसलिए उसके परिवार को भी शिवमोगा पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। प्रेम सिंह से मुलाकात के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि प्रेम सिंह पर हमला करने वाले किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। रक्षण विभाग शिवमोगा में अभी हालात कंट्रोल में है। पुलिस की प्लाटून के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। पुलिस ने रूट मार्च किया है। अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिस युवक को चाकू से मारा गया था, उससे मैंने हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात की है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना पर भी हमने तुरंत एक्शन लिया। इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। कांग्रेस हर मुद्दे पर मेरा इस्तीफा मांगती है। इस घटना में लोगों को भड़काने का काम कांग्रेस की पार्षद के पति ने किया। सिद्धार्थ मैया कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में सावरकर की फोटो लगाई गई, लेकिन मैं सिद्धार्थ मैया से पूछना चाहता हूं कि जिन इलाकों में मुसलमान रहते हैं, क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? आखिर वहां सावरकर की फोटो क्यों नहीं लगाई जा सकती? अर्गा जयेंद्र कह रहे हैं कि अगर हंगामा मुस्लिम बहुल इलाकों में वीर सावरकर के पोस्टर लगाने से शुरू हुआ तो क्या मुस्लिम इलाके भारत का हिस्सा नहीं है? क्या उन इलाकों में सावरकर के पोस्टर लगाए जाने पर किसी को जान से हाथ धोना पड़ेगा? अर्गा जयेंद्र ने यह क्यों कहा, इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह बता दूं कि 20 साल के प्रेम सिंह पर चाकुओं से हमला करने वाले शख्स का नाम है जबीउल्लाह। दावा यह किया जा रहा है कि जिस वक्त सड़क पर पथराव हो रहा था, पुलिस के साथ झड़प हो रही थी, माहौल टेंस था, उसी वक्त जबीउल्लाह अपने दोस्तों के साथ बाइक पर बैठकर भागा। इसी दौरान जबीउल्लाह को माथे पर तिलक लगाए प्रेम सिंह दिखा और उसने उस पर हमला कर दिया। हालांकि प्रेम सिंह को वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच करके चश्मदीदों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस कुछ ही घंटों में जबीउल्लाह तक पहुंच गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस की टीम जब जबीउल्लाह को अरेस्ट करने गई तो मोहल्ले के लोगों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। पुलिस की टीम रात को करीब 2 बजे शिवमोगा के विनोबा भावे नगर गई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस की दबिश की खबर फैली तो जबीउल्लाह के मोहल्ले वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया। भागने की कोशिश में जबीउल्लाह ने भी पुलिस पर धारदार हथियार से हमला किया। जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें से एक गोली जबीउल्लाह के पांव में लगी। पुलिस ने जबीउल्लाह के साथ ही नदीम, तनवीर और अब्दुल रहीम नाम के 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इन सभी 4 आरोपियों से यह पूछताछ करेगी कि कहीं उनके रिश्ते पीएफआई, एसडीपीआई या इसी तरह के किसी संगठन से तो नहीं है। शिवमोगा में 3 दिन के लिए धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ पे 144 जो है वो अभी सीआरपीसी की धारा वो जो है यहाँ पे लागू की गई है और 3 दिनों तक जो है 144 यहाँ पे लागू रहेगी। और इस अवधि में हमने जो है पिलियन राइडर जो 40 साल से कम उम्र के जो लड़कों को और जो नौजवान हैं उनको जो है हम अलाउ नहीं करेंगे 3 दिन। और हमारा जो है सेक्टर वाइज पेट्रोलिंग और सेक्टर वाइज बंदोबस्त जो है वो 3 दिन कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद जो है हम हालात का जायजा लेंगे और उसके मुताबिक जो है हम आगे फैसला करेंगे आगे क्या करना है। सर, कौन है इसके पीछे? स्टैबिंग केस में प्रेम सिंह की स्टैबिंग जो है वो राजस्थान का रहने वाला है जो यहाँ पे कपड़े की दुकान में काम करता था और वो इससे उसकी इस कल की जो ये फ्लेक्स वाली घटना है उससे उसका कोई संबंध नहीं है, सरोकार नहीं है। और उसको कुछ दुष्कर्मी जो कह सकते हैं वो आके उनको जो है उसको स्टैबिंग की है। वो 4 लोग थे, उसमें से A1 जो है वो जबीउल्लाह, उसकी गिरफ्तारी रात 3 बजे हुई है। उसने जो है पुलिस टीम पर वो हमला करने की कोशिश की और जब वो हमला करने की कोशिश कर रहा था तो हमारे विनोबा नगर के PSI मंजुनाथ पुरी ने तब जो है उसको 2 राउंड फायर करके उसको अपने वश में किया है। और बाकी 3 आरोपी जो है नदीम, तनवीर और अब्दुल रहीम, ये 3 उनको भी जो है उनकी ये गिरफ्तारी की गई है। और अभी जो है उनको पुलिस कस्टडी में लेके उसको जो है हम क्वेश्चनिंग करेंगे और पूछताछ करेंगे कि इनको की कोई बैकग्राउंड सपोर्ट या इनको कोई आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, इनका कोई आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध इस तरह का कुछ है वो हम पता करने की कोशिश। धारा 144 लगाने और बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती से शिवमोगा में हालात अब काबू में है। आज हमारे संवाददाता टी राघवन उस इलाके में गए जहां यह सारा हंगामा हुआ। राघवन ने बताया कि शहर में अब भी खौफ और तनाव का माहौल तो है, लेकिन किसी तरह की हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई है। इसके अलावा भी कई दूसरी तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। शिवमोगा के न्यू तीर्थहल्ली रोड सर्कल की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रैपिड एक्शन फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती की गई है। शहर में तनाव है, इस वजह से लोगों में एक पीस कायम करने का संदेश देते हुए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। जगह जगह पूरे इलाके में, शहर भर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है। अगले 3 दिन तक धारा 144 शहर में लगी रहेगी। इसे देखते हुए भारी बंदोबस्त
यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से किए गए हैं। हर जगह पुलिस की बल की तैनाती की जा रही है। उन सारे एलिमेंट्स को जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, उन्हें घर के अंदर ही बंद रखा गया है ताकि वो बाहर नहीं निकलने पाएँ। जितने भी जवान युवक हैं जो बाइक्स पर बिना वजह घूमते हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये कई सारे ऐसे मेजर्स यहाँ पर उठाए हैं। कुछ ही महीने पहले हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हर्षा की यहाँ पर बर्बर तरीके से हत्या हुई थी, जिसके बाद इलाके में बड़ा तनाव देखने को मिला था। उस घटना से सबक लेते हुए पुलिस ने अब बहुत सारे ऐसे इंतज़ाम यहाँ पर किए हैं ताकि कानून व्यवस्था किसी तरह बिगड़ने नहीं पाए। और इसी वजह से यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पूरे सर्कल में, आप जहाँ पर भी नज़र दौड़ाएंगे पूरे सर्कल में आरएएफ ने से घेराबंदी की है। जगह जगह पर ऐसा किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच एक संदेश जाए कि पुलिस पूरे इलाके में मौजूद है। पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस और सेना बलों की तैनाती है। अगर कोई भी किसी तरह का उपद्रव करता है तो उसे तुरंत एक्शन लिया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इसी संदेश के साथ पूरे शहर भर में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्सेस का फ्लैग मार्च किया जा रहा है। 20 साल के जिस प्रेम सिंह नाम के लड़के को चाकू मारा गया वो राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला है। परिवार बहुत गरीब है, इसलिए रोजी रोटी की तलाश में शिवमोगा आया था। कपड़े की दुकान पर एक परिचित ने उसे काम दिलाया। प्रेम सिंह यहां किसी को जानता तक नहीं था, बस दुकान पर रहता था या फिर दुकान से घर जाता था। इसलिए उसकी किसी से दुश्मनी या रंजिश होने का सवाल ही नहीं था। प्रेम सिंह के एक रिश्तेदार ने बताया कि माथे पर टीका लगा था और बस इसी वजह से उस पर हमला कर दिया गया। दुश्मनी कुछ भी नहीं थी। वो दुश्मनी बोला था, अभी ये दुश्मनी तो थी नहीं। और वो भी आया हुआ है 1.5 साल ही हुआ है और उसके पास मोबाइल है नहीं। और दुश्मनी किससे होती है, दुकान से बाहर निकलते नहीं। अभी बच्चा है 20 साल का और ये दूसरों को किसी की दोस्ती नहीं थी। कैसे हो गया फिर ये हो गया, दुकान बंद करके घर पे आ रहा था, तिलक लगाया हुआ था। तिलक लगाने के हिसाब से उसको टारगेट कर दिया हिंदुओं को। तिलक लगाया था इसलिए उसको टारगेट किया हिंदुओं के ऊपर। लेकिन किसी से दोस्ती नहीं थी। पहले कभी होता रहता है, हिंदुओं के ऊपर होता रहता है माहौल, हिंदुओं के ऊपर होता रहता है। जैसे कि अब अभी एक दो महीना पहले एक हर्षा का हुआ था वगैरह, वो हुआ था। ऐसा होता रहता है। ये माहौल बिगाड़ने की बात है। माहौल बिगाड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ नहीं है। शिवमोगा में जिस तरह एक हिंदू युवक पर हमला किया गया उस पर कर्नाटक बीजेपी के बड़े नेता और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर केएस ईश्वरप्पा ने कड़ा एतराज जताया। ईश्वरप्पा शिवमोगा से ही विधायक हैं, आज वो बहुत गुस्से में थे। ईश्वरप्पा ने कहा कि मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों को अपनी कम्युनिटी के युवाओं को समझाना होगा, इस तरह के दंगे फसाद से दूर रखना चाहिए, वरना अगर हिंदुओं और पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया होगी तो बहुत महंगी पड़ेगी। 6 आदमी कौन एक दुकान बंद करके जाने के समय में एक आदमी को चाकू डाला है। हमारा सभी शिवमोगा लोगों को बहुत गुस्सा आया है। क्या कर रहा है ये लोग ऐसा। सुबह 3:30 को कौन वो चाकू डाला है ना, उनको पुलिस रिवॉल्वर से मारा है। रिवॉल्वर मार के उनका दाहिने पाँव में हो गया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। इसलिए मेरा ये मुसलमान लोगों में कौन सीनियर्स है उसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका यूथ राष्ट्रद्रोही काम वो कौन कर रहा है उनके ऊपर आप उनको क्या बोलना बोलो, नहीं तो ये हिंदू समाज है और पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको क्या हम सिखाना है हम सीखेंगे। हिंदू समाज उठ गया तो ये राष्ट्रद्रोही एक्टिविटीज नहीं बचेगा। नरेंद्र मोदी ने सभी शांति से रहो हिंदू मुस्लिम ऐसा कल बोला है, हम वो पालन तो कर रहा है, लेकिन कौन गुंडागिरी करता है उनके ऊपर क्या करना है हिंदू समाज और पुलिस डिपार्टमेंट करेगा। एसडीपीआई के ऊपर क्या कर रही है सरकार सर, क्योंकि कारपोरेटर का देखो एसडीपीआई पीएफए को बैन करने के लिए हम कर्नाटक में हम सबको इच्छा है, केंद्र सरकार क्या करता है हम देख रहे हैं। ईश्वरप्पा कर्नाटक के बड़े नेता हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए उन्हें बदले की या कम्युनल टेंशन की बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन यह भी सही है कि जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में मजहबी हिंसा का दौर शुरू हुआ उससे लोगों के मन में गुस्सा तो है। प्रेम सिंह पर हमले के पीछे भी कोई दुश्मनी नहीं थी। दरअसल पूरा विवाद टीपू सुल्तान और वीर सावरकर के पोस्टर लगाने को लेकर था। हुआ यह कि शिवमोगा के अमीर अहमद सर्कल पर
टीपू सुल्तान की फोटो लगाई गई थी। अमीर अहमद सर्कल के पास ही सुन्नी अशूर खाना कमेटी नाम के मुस्लिम संगठन का दफ्तर है। कल इस संगठन के लोग सड़क पर मंच लगाकर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। इस दौरान उन्होंने वहां टीपू सुल्तान के पोस्टर लगाए। हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया, कहा कि टीपू सुल्तान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं था। हाईकोर्ट भी यह फैसला कर चुका है, लेकिन सुन्नी कमेटी के लोगों ने टीपू सुल्तान के पोस्टर नहीं हटाए। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग वीर सावरकर के फोटो लेकर अमीर अहमद सर्कल पर पहुंच गए। उन्होंने वहां पर वीर सावरकर की फोटो लगा दी। मुसलमानों ने इसका विरोध किया और सर्कल के अंदर आकर वीर सावरकर की फोटो उतार दी। हालांकि तब तक पुलिस को झगड़े की खबर मिल चुकी थी। भारी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंच गई और हंगामा कर रहे लोगों पर लाठियां चलाई। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये अमीर अहमद सर्कल है और इस सर्कल के इस पोल पर हिंदू संगठन के लोगों ने वीर सावरकर की तस्वीर यानी फ्लैक्स को यहाँ पर लगा दिया। जो मुस्लिम युवक इस आज़ादी के कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हो रहे थे, उन्होंने यहाँ पर एक बार फिर झगड़ा किया। इन दोनों के बीच में तीखी बहस हुई, दोनों ग्रुप आमने सामने हो गए और यहाँ से जंप करते हुए, इस रेलिंग से जंप करते हुए मुस्लिम युवकों ने यहाँ पर इस पोल पर लगी वीर सावरकर की तस्वीर को, फ्लैक्स को वहाँ से जबरन हटा दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और यहाँ से उन सबको खदेड़ दिया गया। लेकिन जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर जमा होने लगे, बड़ी तादाद उनकी हो गई और उसके बाद वो मांग करने लगे कि जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राघवन बता रहे थे कि जैसे ही वीर सावरकर की फोटो हटाए जाने की खबर मिली, हिंदू संगठनों के लोग बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए। फोटो हटाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग करने लगे, नारेबाजी होने लगी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस विवाद के पीछे भी पीएफआई का ही नाम सामने आ रहा है। दरअसल आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के सिलसिले में शिवमोगा के एक मॉल ने अपने यहां स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें लगाई थी। इसमें वीर सावरकर की फोटो भी शामिल थी। इसी फोटो को लेकर विवाद हुआ। पीएफआई की स्टूडेंट यूनियन एसडीपीआई के लोग मॉल पहुंचे और वीर सावरकर की फोटो हटाने की मांग करने लगे। हंगामे की आवाज सुनकर मॉल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मॉल मैनेजमेंट की तरफ से एसडीपीआई कार्यकर्ताओं के हंगामे की खबर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सावरकर की फोटो हटाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे 4 लोगों को हिरासत में ले लिया, साथ ही मॉल की सुरक्षा भी बढ़ा दी। ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ। पुलिस के दखल देने से मॉल में सावरकर की फोटो वाला विवाद तो खत्म हो गया, लेकिन हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने शहर में लगे टीपू सुल्तान के पोस्टर हटाने शुरू कर दिए। ये पोस्टर टीपू सुल्तान सेना की तरफ से शहर में अलग अलग जगह लगाए गए थे। हिंदूवादी संगठनों का कहना था कि मुस्लिम संगठनों को अगर पोस्टर लगाने ही हैं तो आजादी के नायकों के लगाने चाहिए। टीपू सुल्तान का आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಅರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಇದು। ಇವತ್ತು ಏನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಡೀ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ। ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಂಗಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ರಾಯಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಂಗಿದ್ರೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಹಾಕಿ। ಯಾವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅವ್ರದ್ದು? 2 ಕರಿನೀರಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಬಿಸಾಕಿದ್ದೀರಾ। ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು। ಬನ್ರಿ। कर्नाटक में कई हिंदू नौजवानों की हत्या हो चुकी है। हर्षा हो, प्रवीण नेटारू हो या फिर कल प्रेम सिंह पर जो हमला हुआ उसमें घायल हुए, इनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था, दुश्मनी नहीं थी। इन बेकसूर नौजवानों को सिर्फ मजहबी नफरत का शिकार बनाया गया। इस तरह की घटनाओं से जबरदस्त नाराजगी है। हिंदूवादी संगठन और बहुत से बीजेपी कार्यकर्ता भी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। ज्यादातर घटनाओं के पीछे पीएफआई का नाम सामने आ रहा है।
पीएफआई पर बैन की मांग भी जोर पकड़ रही है, लेकिन पीएफआई के खिलाफ सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए भी नाराजगी है और उम्मीद है कि लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए बसवराज बोम्मई की सरकार जल्द से जल्द सख्त कदम उठाएगी। आज जम्मू कश्मीर से भी बुरी खबर आई। आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया। सेब के बाग में काम कर रहे 2 भाइयों को आतंकवादियों ने गोलियां मारी और भाग गए। इसमें एक भाई की मौत हो गई, दूसरा घायल है। कल पूरे जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। हर तरफ तिरंगा लहराता दिखाई दिया। हर तरफ कश्मीर की फिजा में बदलाव दिख रहा था और यही बात पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को पसंद नहीं आई और इसलिए आज सुबह दहशतगर्दों ने छुपकर निहत्थे लोगों पर हमला किया। शोपियां में आज सुबह सुनील कुमार और पिंटू कुमार अपने सेब के बागान में काम कर रहे थे। उनके साथ 3 कश्मीरी मुसलमान भी थे। तभी 2 आतंकवादी वहां आए। उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों से वहां से चले जाने को कहा और इसके बाद दोनों भाइयों को गोली मार दी। फायरिंग में घायल सुनील कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिंटू कुमार अस्पताल में है। इस हमले की जिम्मेदारी TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस को आशंका है कि दोनों आतंकी आसपास के गांव में ही छिपे हो सकते हैं, इसीलिए पूरे इलाके को घेर लिया गया है। ठीक इसी जगह पर आज सुबह 11:35 पर सुनील कुमार और पिंटू अपने बाग में पेड़ काट रहे थे और उनके साथ में 3 कश्मीरी लोग भी यहां मौजूद थे। उसी दौरान हथियारों से लेस 2 मिलिटेंट्स यहां पर पहुंच जाते हैं और जो 3 कश्मीरी जो यहां के लोकल्स थे उनको यहां से चले जाने को कहा। जब ये इंसिडेंट हुआ तब यहाँ पर सुनील कुमार और पिंटू जो है ये पेड़ काट रहे थे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रस्सी जो है इस पेड़ में लगी हुई है। वो 3 कश्मीरी बताए जा रहे हैं, वो भी पेड़ के इस काटने की मदद के लिए यहाँ पर मौजूद थे और जैसे ही मिलिटेंटों ने पिंटू और सुनील कुमार से बात की, यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर उनसे बात करने के बाद क्लोज रेंज से उन पर गोलियां चलाई। हालांकि दोनों जो है गंभीर रूप से घायल हुए। तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन सुनील कुमार की जो है रास्ते में ही डेथ हो गई, जबकि पिंटू कुमार जो है उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर वो निशान जो है खून के अभी भी देखे जा सकते हैं। कुछ मीटर की दूरी पर 5 से 6 मीटर की दूरी पर वहाँ पेड़ से लेकर यहाँ तक उनको लाया गया और उसके बाद यहाँ पर उनको गोलियां मार दी गई और जैसे ही गोलियों की आवाज़ें आसपास के गांवों में सुनाई दी गई, उसके बाद लोकल लोगों की मदद से जो है उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन सुनील कुमार की जो है डेथ हो गई। ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये बड़ा सेबों का बाग है। नीचे में से एक छोटी सी नदी भी बहती है इसमें, क्योंकि मेन रास्ते से मिलिटेंटों का अंदर आना संभव नहीं था, इसलिए इन सेब के बागों से मिलिटेंट यहाँ तक पहुंचे और ठीक 11:35 पर यहाँ काम कर रहे 2 जो कश्मीरी पंडित थे उन पर गोलियां चलाई है। ये इलाका जो है पहले से ही मिलिटेंसी के लिए काफ़ी मशहूर था। इस इलाके में इससे पहले भी एक दवाई बेचने वाले एक कश्मीरी पंडित की जो है गोली मार दी गई थी, लेकिन राहत की बात यही थी कि वो उस हमले में बाल बाल बच गए थे। आसपास में एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका भी है, बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो है वो इस इलाके में रहते हैं। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी जो है TRF ने कबूल की है, लेकिन इस घटना के बाद इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और सुरक्षा बलों का दावा है कि मिलिटेंट्स जो है वो आसपास के ही गाँव में छुपे हुए हैं, क्योंकि मेन रास्तों पर जो है हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कुछ महीनों में आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों को निशाना बनाना शुरू किया है। स्कूलों में घुसकर टीचर्स की हत्या की गई, इससे लोगों के मन में डर पैदा हुआ। इसके बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई, लेकिन शोपियां में आज जिन 2 भाइयों सुनील और पिंटू को निशाना बनाया गया, वो कभी कश्मीर से भागे नहीं थे, कश्मीर में ही रह रहे थे। गांव में मुसलमानों की आबादी 90% से ज्यादा है, लेकिन किसी तरह का कोई खौफ नहीं था। कुछ दिनों से जब दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ीं, तो इन लोगों ने भी सुरक्षा की मांग की थी। सुनील और पिंटू के भाई अनिल कुमार ने कहा कि इससे पहले भी उनके एक कजिन की हत्या हो चुकी है। उनके एक और रिश्तेदार पर हमला हुआ था, वो बाल बाल बचे थे, इसलिए वो सुरक्षा मांगने डिविजनल कमिश्नर के पास गए, लेकिन कमिश्नर ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। आज सुनील की मौत के बाद जब डिविजनल कलेक्टर उनके घर आए तो अनिल कुमार का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सबके सामने DC को खरी खोटी सुनाई।
आए इधर? किसने आए इधर? आप बता मुझे मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। ये किसने आए यहाँ? आप बता मुझे। ये आया इधर, तमाशा देखने के लिए आया, तमाशा देखने के लिए आया। हॉस्पिटल से मैं गया ड्योकाम सर के पास। मैंने बोला सर हमारी सिक्योरिटी के बारे में सोचो, हमारी जिंदगी के बारे में सोचो, हमारी सेफ्टी के बारे में सोचो। ड्योकाम का जवाब ये है, आप अपने गांव में बैठो, अपने उधरी गांव वालों के साथ काम करो, उधरी मारो, मैं अपने गांव के बाहर आपको नहीं ले सकता हूँ। ये ड्योकाम का जवाब है। बोला और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। किसी साहब पहले बात ही नहीं सुनते, उसके बाद बोलते हैं जो बोलना है बोलो और निकलो यहाँ से, जाओ। ये कौन सा तरीका हुआ उनका? ठीक नहीं है। जब ड्योकाम के हाथ में कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तक किसी अफसर ने हमारा नहीं सुना। ये 4 महीने हुए, पीछे 5 महीने हुए, किसी ऑफिसर ने नहीं सुना हमारा। हम आज भी यहाँ मार रहे हैं। इस कातिल का जिम्मेवार खाली ड्योकाम और डीसी है, बस। हालांकि डीसी का कहना है कि जिस परिवार पर हमला हुआ उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड दिया गया था, लेकिन कश्मीर में जैसे हालात हैं उसमें ये बात सभी को समझनी होगी कि आतंकवाद को एकदम खत्म करना फिलहाल मुमकिन नहीं है। कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ पुलिस गार्ड हमने लगाई हुई है और अभी भी है, और सिक्योरिटी वहाँ प्रोवाइड करती। बालकृष्ण जी पर जो हमला हुआ था उस हमने लगाई है जी। सर, दूसरा इंसिडेंट इस इलाके में है, कश्मीरी पंडितों में सबसे ज्यादा जा रहा है कि सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम हो गई। ऐसे नहीं होता है। जो मिलिटेंसी पिछले 30 साल से चल रही है, जो पाकिस्तान सपोर्टेड एलिमेंट्स के द्वारा यहाँ चलाई जा रही है, जिनको जो है हमारी फौज और पुलिस जो है खत्म करने जा रही है, डेफिनेटली कुछ एक दिन इसको झेलना पड़ेगा। एकाएक तो खत्म नहीं होगी। जानों की कुर्बानी दे करके जो है हमारी पुलिस और आर्म फोर्सेस उसको खत्म करेगी। तो कोई जानकारी मिली क्या ये लोकल मिलिटेंट्स थे, फॉरेनर्स थे? इस तरह वो जो है फोर्सेस के अफसरान बता सकेंगे। आतंकी हमले में घायल पिंटू कुमार का श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लेकिन उनके भाई की मांग है कि इलाज जम्मू में होना चाहिए। अनिल कुमार के मुताबिक अब वो घाटी में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अनिल कुमार ने कहा कि वो अब अपने और भाइयों के परिवारों को लेकर जम्मू शिफ्ट हो रहे हैं। जब तक हमें यहाँ से जम्मू शिफ्ट नहीं करोगे, मेहरबानी करके। अब मैं ही बचा एक गांव में। अब अगर ये चाहते कि मेरे को भी गोली मारे, तब आपकी जिम्मेवारी है। फिर हमें यहाँ से उठाओ, बस हम सुबह यहाँ से जाएंगे, उधर ही इसका दाह संस्कार करेंगे जम्मू में, बस। यह हम आपका लास्ट गुजर। अब हमें इधर नहीं है, ठीक है? हम भी अपने माँ बाप, अपने बच्चों को नहीं खोना चाहे, ठीक है सर? हमारा सोचो। मैंने आपको तब भी बोला हमारी सेफ्टी के बारे में सोचो, आज भी बोल रहा हूँ हमारी सेफ्टी। हमें यहाँ से उठा लो, बस। अनिल कुमार जी का दुख और डर समझा जा सकता है। अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता। आतंकवाद के भयानक दौर में भी इन भाइयों ने अपने घर नहीं छोड़े। शोपियां जैसी जगह पर खेती करते हैं। इसकी वजह गांव में लोगों के बीच भाईचारा था। और आज जब सुनील और पिंटू पर हमले की खबर फैली तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के मुसलमानों ने ही पिंटू को अस्पताल पहुंचाया। गांव के मुसलमान ही दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। पूरा गांव रो रहा है। गांव वालों ने कहा कि आतंकवादियों ने सुनील और पिंटू पर हमला करके कश्मीरियत का खून कर दिया। सुनील की जान चली गई, लेकिन गांव के मुसलमान तो जीते जी मर गए। उनका ज़मीर जवाब दे गया। अब किस मुंह से भाईचारे की बात करेंगे? अब सुनील के परिवार को कैसे भरोसा दिलाएंगे? ये पुराना का यहाँ रहते हैं, ये हमारा हमसाया को घर में ही खाना पीता है। ये हमारे घर में खाना पीता है, हमारे सामने बाग है। उसको आज क्या पता है उनको कौन आया उसको फायर दिया। मुसलमान देखो कैसे आंखें नाम है, रो रहे हैं। उनसे ज्यादा है, क्योंकि ये उनका बेचारे जिस तरह हम खेती बाड़ी करते हैं ये भी करते हैं। उनको भी बाल बच्चे हैं, हमें भी बाल बच्चे हैं। तो ये बदकिस्मती की बात है, उसको क्या करेंगे। 2 महीने पहले भी हुए, उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको गारत भी यहाँ पे रखा, मगर आज ये बाग में गए हैं तो ये मसला पेश आया। ये कब से यहाँ पे रह रहे थे? जितना मेरी उम्र है उतने उससे पहले भी ये यहीं थे। ये ठीक नहीं हो रहा है। चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, भाईचारा होना चाहिए। सिख हो कोई भी हो,
ऐसा ही जिंदगी में ठीक ठाक हर कोई रहेगा। और मुस्लिम सोचेगा ये गलत है, पंडित सोचेगा ये गलत है, तब कहाँ जिंदगी ठीक चलेगी। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत दुख की बात है। यहाँ कितने और कश्मीरी पंडित रह रहे हैं? यहाँ का यही दो घर। हाँ, जो पहले जिस मेडिकल शॉप वाले थे, जिसको पहले गोली लग चुकी है, खुदा के करम से वो बच चुका है। उनका भाई वो भी बच चुका है, और इसका ज्यादा गोली आ चुकी है छाती में, तो ये डेथ हुई। हम बचपन से यहाँ से उठते बैठते हैं, बचपन से हम खेलते कूदते आते हैं। हम बार बार मरने से, क्योंकि ये आज मरा, हम अगर ये जिंदगी से मरा, पर हम जमीर से मर गए हैं, हम अंदर से मरे हुए हैं। खड़े तो है यहाँ पर अंदर से मरे हुए हैं। हमको एक बार मारो, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, कि ऐसे मरने से बेहतर एक बार मरना अच्छा है। नहीं मरना चाहते हैं ऐसे मौत से। मैं उसको ये नहीं कहूँगा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हम उसको ये बोलते हैं एक इंसान की जान गई है। आप दोनों भाइयों को जानते थे, उनका व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा था। ये हमारे घरों में मान लो हम उनके घरों में काम करते थे, ये हमारे घरों में काम करते थे। ये कि नहीं क्या पैसों के लिए, आज ये हमारे घर में काम करते थे, कल हम उनके घर में काम करते थे। एक दूसरे को जैसे कश्मीरी हम बोलते हैं, हम एक किसक सादुन या किसक पलजुन, और ये हमारे घरों में रोटी खाते थे, हम उनके घरों में रोटी खाते हैं आज भी। तो पर ऐसे नहीं होना चाहिए ना। ऐसे कभी अगर हो भी जाए तो मैं कहता एक बार बार मरने से अच्छा है कि एक बार मर जाए। जो पंडित लोग हैं खासकर कश्मीर के, इज ए पार्ट ऑफ माई बॉडी एंड पार्ट ऑफ आवर नेचर, पार्ट ऑफ आवर कश्मीर एंड पार्ट ऑफ आवर कंट्री। इसमें क्या है, ये सब जानते हैं, एक मर्द इंसान भी जानता है, ये हमारी बॉडी के, इसके दो, आप यकीन रखिए, इसके दो भाई हैं। लेकिन मैं कहा था उनके बाल तो नहीं कट गए, मेरा बाल तो कट गया। शोपियां में कश्मीरी पंडितों पर हमले के खिलाफ लोगों ने आज श्रीनगर के घंटा घर के पास मशाल लेकर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने वालों में हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे। असल में कहा यह जा रहा है कि जिस तरह कल कश्मीर में बड़े पैमाने पर जोश और उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उससे परेशान होकर आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। इसलिए आज सुनील की हत्या के बाद लोग हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर आए। मुस्लिम सिख ईसाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, दहशतगर्द मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आवाज दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, आजाद हिंदुस्तान। शोपियां में कश्मीरी पंडित भाइयों पर हमले की घटना पर सरकार ने फौरन एक्शन लिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अस्पताल जाकर हमले में घायल पिंटू कुमार से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा। इसके बाद मनोज सिन्हा ने कहा कि इस आतंकी हमले की जितनी निंदा की जाए कम है, दोषियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी के नेताओं ने तो साफ साफ कहा कि कश्मीर में हुए बदलाव से पाकिस्तान बौखला गया है, इसलिए इस तरह के हमले करवाए जा रहे हैं। निहत्थे कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और जिस धूमधाम, जोश, जज्बे, उत्सव और उमंग के साथ कश्मीर के लोगों ने तिरंगा झंडा अपने घरों में फहराया, उससे इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को बड़ी तकलीफ हुई है और उन्होंने ये खूनी खेल एक बार कश्मीर में खेला है, जो अक्षम्य अपराध है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जमीन के पाताल से भी ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और इन साजिशकर्ता आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को इस कत्ल की, इस हत्याकांड की सजा देंगे। कश्मीरी पंडितों के लिए हमेशा मुखर होकर आवाज उठाने वाले अनुपम खेर ने भी इसे कायराना हमला कहा, इसकी निंदा की। अनुपम खेर ने कहा कि आतंकवादी हर उस कश्मीरी से चिढ़ते हैं जो हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। ये बिल्कुल शर्मनाक बात है कि अभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। मतलब कश्मीरी पंडित क्या, वहाँ पर तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उसको वो मार रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों का तो पिछले 30 साल से ऐसा हो रहा है और इसकी जितनी भी ज़्यादा निंदा की जाए कम है। देखिए, जिस टेररिस्ट ने आपको मारना है, कितने लोगों को आदमी वो देगा, संरक्षण दे सकता है। ये मनस्थिति जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। इसमें ये मनस्थिति यहाँ के हमारे कुछ खास किस्म के बुद्धिजीवियों को भी चेंज करनी पड़ेगी। क्रिटिसिज्म इज नथिंग टू डू विद रियलिटी। Criticism has nothing to do with that they are actually doing something. So it's a sad state of affairs,
एंड आई फील बैड फॉर इट। मेरा दिल दहलता है उन लोगों के परिवारों के लिए, उन बेचारे इनोसेंट लोगों के लिए जिनका कोई कसूर नहीं है, जो अभी भी वहाँ पर 1% आधा प्रतिशत लोग जो कश्मीरी पंडित वहाँ रह रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि शायद अपनी जीवनी गुजार सकें, जो शायद कैंप्स में नहीं रहना चाहते थे, जो जिनको लगता है कि शायद टेररिस्ट का दिल बदल जाएगा, पर उनका दिल नहीं बदलने वाला। हैरानी की बात यह है कि शोपियां में कश्मीरी पंडितों पर हुए हमले को लेकर आज महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ट्वीट करके खाना पूर्ति की। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बोले, खुलकर बोले। ओवैसी ने कहा कि सरकार तो दावा कर रही थी कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद हालात बदल जाएंगे, खौफ खत्म हो जाएगा, कश्मीरी चैन से रहेंगे। लेकिन अब जो हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार को जवाब देना चाहिए। ये सवाल जो है देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए था। इस बात का जवाब जो है गृह मंत्री को देना चाहिए, रक्षा मंत्री को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए। आपने बड़े बुलंद बांग दावे किए थे, अब क्या हुआ उन दावों का? पूरे कश्मीरी पंडित आज डर और खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कश्मीर छोड़ना चाहते हैं, मगर सरकार ये नाकामी है, बीजेपी की नाकामी है। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर, जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे। आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए, और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको के सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है। 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर हमला हुआ। यह भी सही है कि पिछले कुछ महीनों में कश्मीरी पंडितों पर लगातार हमले हुए, लेकिन इसे टारगेटेड किलिंग कहना गलत होगा। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पिछले 3 साल के दौरान आतंकी हमलों में 118 सिविलियंस की मौत हुई है, जिनमें 5 कश्मीरी पंडितों के साथ 16 हिंदू और सिख हैं। बाकी 97 कश्मीरी मुसलमान हैं। इसलिए तो साफ है कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं, कोई दीन ईमान नहीं। वो कश्मीरी गैर कश्मीरी में फर्क नहीं करते, हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करते। उनका मकसद कश्मीरियत का खून करना है, कश्मीरी में खौफ पैदा करना है। अच्छी बात यह है कि कश्मीर के लोग इस बात को समझ रहे हैं और आतंकवादियों को करारा जवाब दे रहे हैं। अब खबर बिहार से। बिहार में आज चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। आज 31 नए मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया और कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई। लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात को लेकर है कि तेजस्वी को सरकार में क्या मिला। नीतीश कुमार ने कम मंत्रालय लेकर भी सरकार का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में कैसे रखा। नई सरकार में विधायकों की संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा मंत्री आरजेडी के हैं। आरजेडी कोटे से 16 मंत्री बनाए गए, जेडीयू के 11 मंत्री हैं। 2 मंत्री कांग्रेस के और 1 मंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से बनाया गया। 1 निर्दलीय को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। बड़ी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अपने पास होम मिनिस्ट्री रखी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी जेडीयू के पास है। विजय कुमार चौधरी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को हेल्थ, रोड कंस्ट्रक्शन, अर्बन डेवलपमेंट और रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट जैसे 5 मंत्रालय मिले। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी मंत्री बन गए हैं, लेकिन तेज प्रताप को इस बार सिर्फ पर्यावरण, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय मिला है। बीजेपी ने मंत्रालयों के बंटवारे को मुद्दा बनाया। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश ने तेजस्वी को 5-5 मंत्रालयों का झुंझुना थमाया है। जिन 2 मंत्रालयों पर सबकी नजर थी वो तो अपने पास रख लिए। 2 बड़े विभाग हैं और हमेशा गठबंधन में एक विभाग रहता है, एक के पास दूसरा विभाग रहता है दूसरे के पास। और बड़ी बुद्धिमानी से नीतीश जी ने दोनों विभाग झटक लिया। अब फाइनेंस भी जदयू के पास है और होम भी है जदयू के पास, और तेजस्वी को 5 विभाग का झुंझुना थमा दिया गया। देखिए, वित्त मंत्री जो होता है वो राज्य के सभी विभागों की समीक्षा कर सकता है, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है। अगर आप 5 या 10 विभाग के भी अगर मंत्री बन जाएं तो उस विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग की आप समीक्षा नहीं कर सकते। तो तेजस्वी यादव यदि वित्त मंत्री होते तो सारे विभागों की
का रिव्यू कर सकते थे, लेकिन अब तो जो विभाग उनके पास है वो उन्हीं का रिव्यू करेंगे। तो इसलिए नीतीश जी ने बड़ी बुद्धिमानी से उनको भी ठग दिया, उनको भी छल दिया, उनको झुंझुना थमा दिया, और वित्त और होम ये दोनों विभाग उन्होंने अपने पास रख लिया जो है। नीतीश कुमार ने नई सरकार में जातिगत समीकरणों का पूरा ख्याल रखा है, लेकिन ओबीसी पर फोकस ज्यादा है। पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से सबसे ज्यादा 17 मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 8 यादव नेताओं को जगह मिली। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सहयोगी बदला तो विचार भी बदल दिए। अब नीतीश सिर्फ यादव और मुसलमानों को तरजीह दे रहे हैं। कैबिनेट में ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समाज के लोगों की उपेक्षा की गई है। इस पूरे मंत्रिमंडल में MY समीकरण है, 35% जो मंत्री हैं वो केवल इन्हीं MY समीकरण के बने। यानी समाज के सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। समाज के सभी वर्गों को केवल रिप्रेजेंट नहीं, दिखाने के लिए नहीं, पर्याप्त प्रतिनिधित्व। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 13 मंत्री केवल MY समीकरण के हैं। वैश्य समाज जिसकी इतनी बड़ी आबादी है बिहार की, और बीजेपी ने वैश्य समाज के व्यक्ति को डिप्टी CM बनाया। केवल वैश्य समाज का एक मंत्री बना जिसकी इतनी बड़ी आबादी है। कुशवाहा समाज में मैं उम्मीद कर रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन देख रहे हैं कि उनका भी नाम कहीं पर नहीं लगता, उनको भी अपमानित कर दिया गया है। और जो राजपूत समाज है, कायस्थ समाज है, ब्राह्मण समाज है, कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की का एक भी मंत्री नहीं। एक समय में केदार पांडे हुआ करते थे, बिंदश्री दुबे होते थे, एक भी कान्यकुब्ज मंत्री नहीं है। मैथिल ब्राह्मणों की भी संख्या घट कर केवल 1 हो गई है। कायस्थ का भी कोई मंत्री नहीं है। सुशील मोदी के आरोपों पर तेजस्वी यादव ने तुरंत जवाब दिया। तेजस्वी ने कहा कि कैबिनेट में हर समाज को भागीदारी मिली है, हर समुदाय के लोगों को मंत्री बनाया गया है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ जात पात की राजनीति करती है, इसीलिए ऐसी बात कह रही है। ये लोग जात पात और धर्म की ही राजनीति कर सकता है। आपको हम लिस्ट दे दे A to Z, बताओ ना कौन से, चाहे स्वर्ण जाति के हों, चाहे पिछड़े जाति के हों, चाहे अति पिछड़े जाति के हों, चाहे माइनॉरिटीज हों, चाहे दलित हों, कौन छूटा है भाई? अरे कौन छूटा है? पिछड़ा अति पिछड़ा मिला लीजिए तो 17 मंत्री हैं, अल्पसंख्यक के 5 हैं, और हमको लगता है कि जो दलित हैं वो भी 6 हैं, स्वर्ण जाति के भी हमको लगता है कि 6 हैं। तो सब लोग तो हैं ही, सबको A to Z। ये वही लोग यही गंदी राजनीति है ना। अरे बिहार के लोग अब जाग चुके हैं, जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ गए। सबको मिलकर के चलना है, और कोई हमारा समाज में कोई भाई पीछे ना छूटे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम सबको साथ लेके चलेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग काम करेंगे। बोधगया से आने वाले दलित नेता, आरजेडी के MLA और सरकार में नए मंत्री कुमार सर्वजीत ने भी तेजस्वी यादव की बात को आगे बढ़ाया। कुमार सर्वजीत ने कहा कि कौन मंत्री किस कास्ट का है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कौन कितना काम करता है। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी ने A to Z की जो बात कही थी, कैबिनेट में उसकी साफ झलक दिखती है। मैं आपसे विनती करूंगा कि बिहार की विकास की बात हो, मैं अक्सर चैनलों में देखता हूं, जात पात की बात हो, क्या फर्क पड़ता है? कौन है नहीं है, फर्क ये पड़ता है कि मंत्री बिहार के विकास के लिए क्या करते हैं, बिहार के मुखिया बिहार के विकास के लिए क्या करते हैं। यह देश या राज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। क्यों जात पात में बांट रहे हैं? जात पात में बांटने वाले लोग तो RSS के लोग हैं, आप तो मीडिया के साथी हैं। कौन अल्पसंख्यक में बना, कौन दइए A to Z। आप पूरे गठबंधन के अगर जातीय समीकरण को मिलाते हैं, क्यों नहीं दिया है ना A to Z का? A to Z तो है, ये महागठबंधन है ना। सुशील मोदी ने आज नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का पूरा पोस्टमार्टम कर डाला। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बाद बिहार में अपराध क्यों बढ़ा है, आज इसकी वजह भी पता चल गई। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जगह दी गई है। अब अपराधी सरकार चलाएंगे और जनता भगवान भरोसे होगी। देखिए, एक तो इसमें आपराधिक चरित्र के लोगों की भरमार है। ये सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, ललित यादव, ये कौन लोग हैं जिनके नाम से बिहार और वो इलाका थर थर कांपता है।
आज भी अगर सुरेंद्र यादव गया में जब चलते हैं तो लोग डर के मारे कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। ये ललित यादव, जिन्होंने एक समय में एक दलित के पाँव में कील ठोकने का काम किया था, एक ट्रक ड्राइवर का मामला था, मैं ही था उस समय, विधानसभा में कितना हंगामा हुआ था। ये रामानंद यादव एक समय पटना के डॉन रहे। कार्तिक कुमार, ये अनंत सिंह का दाहिना हाथ है। मैं अभी देख रहा था कि एक किडनैपिंग का भी केस इनके ऊपर दर्ज है। तो आप नीतीश जी ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिहार में अब बीजेपी परिवारवाद को बड़ा मुद्दा बनाएगी, क्योंकि आज बिहार में जिन नेताओं को मंत्री बनाया गया उनमें से 11 ऐसे हैं जो किसी ना किसी राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप, पूर्व मंत्री तुलसीदास मेहता के बेटे आलोक मेहता हैं, आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज हैं, महावीर चौधरी के बेटे अशोक चौधरी हैं, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन हैं, पूर्व एमएलए जनार्दन मांझी के बेटे जयंत राज हैं। लेकिन जयंत राज कह रहे हैं कि जिन्हें मंत्री बनाया गया उसके पीछे उनका काम है, उनकी मेहनत है, जनता ने उन्हें चुना है और उसके बाद वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि परिवारवाद के कारण ही वो आगे बढ़े। इसे परिवारवाद वाली कहाँ बात है? जो विधायक बनते हैं, हम लोग तो जनता के द्वारा चुन के आए हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि चुन के नहीं आए, चुन के हम लोग आए हैं जनता के द्वारा। लेकिन टिकट मिला इसलिए कि आपके पिताजी पहले से थे राजनीति में, मंत्री इसलिए बने क्योंकि पिताजी थे? ऐसा नहीं है। ऐसा अगर रहता है तो मान लीजिए कि और भी लोग, बहुत लोग हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी लोगों को मौका मिलता है। जो लोग काम करते हैं राजनीति में, चूंकि राजनीतिक परिवार के जो लोग रहते हैं वो राजनीति से जुड़े रहते हैं, इसलिए भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उन्हें टिकट मिल जाता है और मिल गया तो विधायक बने। हैरानी की बात यह है कि अभी सरकार ने काम करना शुरू ही किया है। आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, लेकिन आज ही मंत्री बने अशोक चौधरी ने कह दिया कि तेजस्वी यादव को आरजेडी के लोगों पर अंकुश रखना होगा। तेजस्वी यादव के पास ये आखिरी चांस है। अगर उनके लोगों ने कुछ गड़बड़ की, सरकार की बदनामी हुई, तो 2024 में उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हम समझते हैं कि तेजस्वी जी आए हैं तो एक नए कलेवर के साथ आए हैं, और तेजस्वी जी हैज़ ऑल्सो टू प्रूव, दिस इज द लास्ट चांस फॉर तेजस्वी जी ऑल्सो to prove himself. Definitely it is a responsibility of Tejaswi Yadav to make them realize that कानून के हिसाब से काम करें और कानून के हिसाब से चलें। और जब तक कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे या कानून के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में लॉस ऑफ फेस होगा। तो नेचुरली जब लॉस ऑफ फेस तेजस्वी जी का होगा तो उसके चलते नीतीश जी का भी होगा। और गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है, गवर्नमेंट की जो एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो स्थायित्व है वो खत्म होगी। और अगले चुनाव में 2024 में जो चुनाव होगा उसमें बुरी तरह से हम लोग पिटेंगे। अशोक चौधरी ने जो कुछ कहा उसके पीछे पूर्व सांसद आनंद मोहन की वो फोटो है जो खूब सर्कुलेट हो रही है। असल में आनंद मोहन को पेशी के लिए खगड़िया कोर्ट लाया गया था, लेकिन वो आरजेडी के लोकल लीडर्स के साथ सर्किट हाउस में नजर आए। आरजेडी के लीडर और बिहार के नए मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि जो मामला सामने आया उस पर कार्रवाई हुई। एक घटना को लेकर इतनी सारी बातें, मैं समझता हूं कि यह नाइंसाफी है। घटना के बाद घटना घट रही थी पहले, तो उस पर मैं नहीं समझता हूं कि उतनी टिप्पणी हो रही होगी, बल्कि न्यूज़ भी दबा दिया जाता था। आज इस तरह की बातें कौन उनको बरी कर रहा है? जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो लोग तो सस्पेंड हो गए, जो कर्मचारी थे, और उस पर कार्रवाई का मतलब यही सब न है। और उस पर कार्रवाई जो होना चाहिए वो हो रहा है। जेडीयू कह रही है कि ध्यान रखिए नहीं तो छवि खराब होगी सरकार की। अशोक चौधरी ने नहीं, ठीक है, अशोक चौधरी जी शुभचिंतक हैं पार्टी के, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू करने की बात कही है। सुशील मोदी ने आज जिस तरह की बातें कही उससे लग रहा है कि यह निर्णायक लड़ाई बिहार से ही शुरू होगी। 38 साल पहले सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान आए एवलांच में आर्मी के जिन 5 जवानों की बॉडी नहीं मिली थी, उनमें से एक लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला की बॉडी मिल गई। सियाचिन में आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी को 2 दिन पहले गश्त के दौरान शहीद लांस नायक की बॉडी बरामद हुई। उसके बाद आज उनके पार्थिव शरीर को हल्द्वानी में उनके घर लाया जाना था। 38 साल बाद अपने शहीद बेटे के पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के लिए घर वालों ने पूरी तैयारी की थी। आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया और उनका पार्थिव शरीर नहीं आ पाया। एसडीएम ने बताया कि कल तक उनके पार्थिव शरीर को ले आया जाएगा, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा।
उनका पार्थिव शरीर आज लेह से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से आर्मी हेलीपैड तिकोनिया में लाया जाना था। मौसम ख़राब होने के कारण फ्लाई नहीं हो पाई, लेह में मौसम ख़राब था, इसकी वजह से आज जो है पार्थिव शरीर नहीं पहुंच पा रहा है। कल जैसे ही मौसम ठीक होता है, पार्थिव शरीर आता है तो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मौसम ख़राब होने के कारण चूँकि पार्थिव शरीर नहीं आ पा रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम स्थगित किया गया है। शहीद की बेटी ने कहा कि उन्होंने तो कई साल पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब उनके पिता का पार्थिव शरीर लाया जा रहा है तो पूरा परिवार भावुक है। उम्मीद तो टूट चुकी थी हमारी, पर अब कहीं पे सही लग रहा है कि हम अपने हाथों से उनका वो कर पाएंगे, पर दुख भी हो रहा है क्योंकि हम भूल चुके थे, घाव फिर से रिपीट हो रहा है। शहीदों के परिवारों को क्या क्या झेलना पड़ता है, किस किस तरह की त्रासदियों से गुजरना पड़ता है, ये मामला इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचिए, 38 साल पहले पत्नी ने पति को खो दिया, आखिरी बार उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। 38 साल पहले एक बेटी ने अपने पिता को खोया, वो इतनी छोटी थी कि पिता का चेहरा याद भी नहीं। अब 38 साल के बाद शहीद का शव घर पर आएगा। परिवार को इस बात का संतोष है कि वो अपने परिजन का अंतिम संस्कार कर पाएंगे, लेकिन अब 38 साल के बाद उनके घाव फिर हरे हो गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और पैरामिलिट्री फोर्सेस पर सनसनीखेज आरोप लगाए। गहलोत ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के ट्रकों में 2 नंबर का पैसा भरकर बीजेपी के दफ्तरों तक पहुंचता है और इन्हीं पैसों के दम पर बीजेपी विरोधी दलों की सरकार गिराने की साजिश करती है। खास बात यह है कि अशोक गहलोत ने यह आरोप स्वतंत्रता दिवस समारोह जैसे पावन मौके पर लगाए। अशोक गहलोत ने कहा कि गाड़ी पुलिस की होती है, इसलिए कोई चेक नहीं करता। अशोक गहलोत ने सरकार से यह भी पूछा कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट क्यों शुरू किया गया। आपने जो है 1000 का बंद कर 2000 का नोट क्यों लेके आया? वो तो और कम जगह गिरेगा। तो रुपये का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये क्या करते हैं मालूम आपको? ये पैरामिलिट्री की फोर्सेज या किसी को पकड़ते, पुलिस वालों को जाएंगे, सरकार होती है, ट्रक में भर के बॉक्स भर के पैसा लाते हैं। बीजेपी दफ्तर है ना, इनके पिछवाड़े लिया तो ट्रक को, उससे वो बॉक्स उतरते हैं, अंदर जाते हैं। तो गाड़ी पुलिस की होती है, खुद की है, उसको पकड़े कौन? ये तो कोई इनके रंगरूट आए होंगे मदद करने के लिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर। अब गवर्नर युद्ध में अंतिम विजय आपकी होगी, कांग्रेस की होगी। अशोक गहलोत ने आरोप तो लगा दिए, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपने आरोपों के समर्थन में सबूत एक भी नहीं दिया। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इतनी हल्की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अशोक गहलोत ने पैरामिलिट्री फोर्सेस का अपमान किया है, सेना का अपमान किया है। उन्हें सेना से, सिक्योरिटी फोर्सेस से माफी मांगनी चाहिए। विचित्र सी बात है कि आजकल मुख्यमंत्री जी इतने विचलित क्यों हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के बारे में, उसके दफ्तर के बारे में, उसके कामकाज के बारे में इतनी ओछी टिप्पणी, इतनी छोटी सोच कि जिसमें पैरामिलिट्री का दुरुपयोग और बीजेपी के दफ्तर में इस तरीके से पैसे का आना, मुझे लगता है कोई सामान्य विवेक वाला व्यक्ति इस तरीके का बयान नहीं देता। क्यों दिया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के प्रदेश का मुखिया राजस्थान की राजनीतिक शिष्टाचार को भी भूल गया और इस तरीके से वो आरोपित करते हैं। मुझे लगता है कि ये पब्लिक है, सब जानती है, और जिस तरीके से वो समस्याओं को और बेबुनियाद आरोपों से ढकने की कोशिश करते हैं, उसमें वो सफल नहीं होंगे। जो केंद्र की एजेंसियां होती हैं, उनकी मर्यादा भी होती है, वो संवैधानिक दायरे में बंधे होते हैं, और उनको राजनीतिक आरोप लगाने का और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करने का जो सिलसिला है वो कांग्रेस ने शुरू किया है। कांग्रेस ने जितने पिछले 55 वर्षों में जो लूट और झूठ का खेल खेला, आज वो पापकर्म सामने आने लगे तो एलिगेशन के रूप में उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, अमृत महोत्सव के अवसर पर इस तरीके की बात करना, मुझे लगता है कि उन सेनाओं का भी अपमान है। जो पैसा बैंकों से चोरी करके विदेश में ले गए, वही लोग हैं जो उनके साथ खड़े हुए। और राजस्थान के अंदर जिस तरह से गवर्नेंस बिल्कुल खत्म हो गई, दलितों के अंदर नंबर 1 है राजस्थान अत्याचार के ऊपर, महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है राजस्थान,
अपनी जिम्मेदारी तो पूरी छोड़कर इस तरह के बयान दे रहे हैं। और ये सिर्फ सैनिकों का ही अपमान नहीं है, उनकी माओ का भी अपमान है। जो गांव से आने वाले हमारे सैनिक हैं, जो देशभक्त हैं, अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं देश की रक्षा करने के लिए, उनकी बेइज्जती है ये बयान। गहलोत साहब को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। सियासत में नेता कई बार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। सभी दलों के नेता ऐसा करते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस पर सियासी बयानबाजी से दूर रहना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को सियासत में घसीटना ये कहीं से ठीक नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।